अस्सलाम वालेकुम। इमरान यकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और इस वक्त जो नताइज हैं वो आना शुरू हो गए हैं। नून लीग लीड कर रही है आज़ाद कश्मीर में और ऐसे में पीपल्स पार्टी की जानिब से जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि अगर हमारी शिकायत का अजाला ना किया गया तो हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। तो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा होते नज़र आ रहे हैं उनका किस तरह से अजाला किया जा सकेगा, इसको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान अमेरिका इख्तलाफात और अब अमेरिका की जानिब से ईरान पर जो हमले किए जा रहे थे उनको मनसूख कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि सिफारती हल की तरफ देखा जाएगा, मुज़ाकरात पर ईरान को एक दफ़ा फिर इन्वाइट किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। तो क्या कोई रास्ता निकल सकेगा, इसमें क्या बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, इस मामले को हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे नए सूबों के क़याम के हवाले से हुकूमती हलकों में बात हो रही है और ऐसे में नून लीग और उनके हुक्मरान जो हैं सीनियर रहनुमाओं के दरमियान एक अहम बड़ी बैठक हुई है और जिसमें इस मामले को डिस्कस किया गया है। कुछ अहम बड़े फैसले भी हुए हैं नए सूबों और नए यूनिट्स के हवाले से, जो अहम स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और अब नताइज आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानने की कोशिश करेंगे। इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझ रहे हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि काफ़ी अच्छा टर्न आउट रहा और अब नताइज आना भी शुरू हो गए हैं। अब तक के नताइज पर आप क्या तबसरा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह जो है वो बहुत बड़ा मुसब्बबुल अस्बाब है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना मैं देख रहा हूँ, जितना मैंने रिजल्ट्स अभी तक वॉच किए, चेक किए, तो सब हलकों में पीएमएलएन जो है तो वो लीड पर है और वो आगे जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये हमारी ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस, ऑन ग्राउंड डिलीवरेंस, हमारी जो पॉलिसी है उसमें इस्तिकलाल, मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक और फिर ये एतमाद का इजहार है वोटर का जो आपने गुज़श्ता चंद सालों में किया। बड़ा मुश्किल था, मैं कहता हूँ एक वो बड़ा मुश्किल वक्त था जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, और एक वो बड़ा मुश्किल वक्त था जब कोई इस मुल्क को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। तो मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने, पीडीएम 1 की हुकूमत जब बनी थी तो ये टूटते लरसते और सोमालिया और इथोपिया की आवाजें हम सुनते थे कि पाकिस्तान अब ये बनने वाला है, डिफॉल्ट कर जाने वाला है। उसको बचा के यहाँ तक आप लाए हैं तो अल्लाह आपको उसका अजर भी देगा, इज्जत भी मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार वली खान साहब, चले अल्लाह आपको मज़ीद इज्जतें भी दे, लेकिन आपके इत्तेहादी जो हैं वो तो ये कहते हैं कि जी धांधली हुई है। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब कह रहे हैं कि जी सिर्फ एक पार्टी को इक़्तिदार देने की जो कोशिशें हो रही हैं, इस पे आप क्या कहेंगे सर? गिलगित बल्तिस्तान में हम देर से जागे, हमने अपने कैंडिडेट्स लेट फाइनल किए, हमने अपनी कैंपेन लेट स्टार्ट की और बिलावल साहब अच्छा खेले, टाइमली खेले, वो जीत गए और हमने उनको उसी दिन मुबारकबाद दे दी थी, रात भी नहीं गुजरने दी थी। तो बिलावल साहब जो है उनको भी ही शुड हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ये गट्स होने चाहिए कि जब आप जीत जाते हैं तो उसका जश्न मनाते हैं, जब हार जाते हैं तो फिर हार तस्लीम भी करनी पड़ती है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा कि किस तरह ये हो सकता है। तो बिलावल साहब जो है तो हम ये समझते हैं कि ये जो मामला है ना, ये आप खुद जीत जाए तो ठीक है, हार जाए तो गलत है और फिर नताइज को तस्लीम ना करना, मेरे ख्याल में ये माजी में इमरान खान साहब किया करते थे। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज को ये सूट नहीं करता और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिलावल साहब आज इलेक्शन होंगे और वो अगले दिन हमें मुबारकबाद देंगे। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था। देखिए इख्तियार वली खान साहब, अब इख्तिलाफात बढ़ेंगे नहीं फिर नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, क्योंकि ये कहा जा रहा था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अगर हमारी शिकायत का अजाला ना किया गया तो हम तो इलेक्शन को नहीं मानेंगे। तो फिर अब आपको नहीं लगता कि इख्तिलाफात अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बढ़ रहे हैं? देखें, अब इख्तिलाफात हो या इत्तेहाद हो, वो एट द कॉस्ट ऑफ पीएमएलएन के वोट बैंक पर हो और उनकी जीत पर हो, तो
तो ये फिर क्या इत्तेहाद हुआ? ये तो फिर ब्लैकमेलिंग हुई। ये तो फिर आप बाजू मरोड़ने वाला काम कर रहे हैं कि मतलब हमने फेडरल में आपको सपोर्ट किया है, अब हम जीते या हारे लेकिन आप हमें जिता लें। नहीं, लेकिन इख्तियार वली खान साहब आपका बैठा हुआ है कश्मीर में, वजीर आजम आपका है, सदर आपका है, हुकूमत आपकी है, डीसी आपका है, डीपीओ आपका है। हाउ कम आप कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ धांधली हो रही है? लेकिन कैसे कह सकते हैं? इख्तियार वली खान साहब, गुजारिश ये है कि उसमें पहले से अगर आप देखें पाकिस्तान में बीइंग अ फॉरवर्ड पॉलिटिक्स, मैं तो जितने भी इलेक्शन हुए हैं, आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ पे वही जमात जीतती है जो वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, क्योंकि वो वोटर को भी पता है कि अगर मेरी जमात, ये वाली जमात जीतेगी तो मेरे मसाइल हल होंगे, फंड्स मिलेंगे, चीज़ें होंगी। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि पीपल्स पार्टी का आज ये मौक़िफ़ इख्तियार करने की बुनियादी वजह ये है कि उस वक्त तरमीम में वोट लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में उनको प्लेट में रख के सीटें दे दी गई, इसलिए वो ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी उन्हें उसी तरह से मिलनी चाहिए थी। क्या वाकई ऐसा है? मेरे ख्याल में जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलेक्शन है, उसमें हमारी नरमी जो थी वो हमारे इत्तेहादियों की आदतें ख़राब कर गई, और वो नरमी अगर हम ना दिखाते तो शायद हमारे इत्तेहादियों की आज इस तरह की सूरत हाल ना होती और वो इस तरह की आदतें उनकी ख़राब ना होती। तो गिलगित बल्तिस्तान में हमने जानबूझ के कुछ थोड़े सी चीज़ों को हमने लीनियंट लिया था और लेना नहीं चाहिए था। तो बहरहाल अब वो एक अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। इत्तेहाद जहां ज़रूरी होगा और वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है, इत्तेहाद इस तरह ब्लैकमेलिंग से नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे ख्याल में बिलावल साहब को, सर ख्वाजा आसिफ साहब तो कहते हैं कि पीटीआई ने भी पीपल्स पार्टी की मदद की है, क्या वाकई वहां ऐसा महसूस हुआ आपको? इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पर जो बायकॉट किया था, तो हमारी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर वहां पर कोई थोड़ी बहुत, वैसे तो वहां पर वो एक कॉपी पेस्ट हुकूमत ही बनाई गई थी, वहां पर उनकी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है, कोई तंजीमी वो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ भी था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया हुआ था या उनको सपोर्ट किया था, उनके वोटर को। शायद ये इट वाज अ ब्राइब के आगे जाकर उन्होंने कुछ फिर इत्तेहाद बनाना है या हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलानी है या कहीं जाके इकट्ठे होना है या व्हाटएवर, कोई चीज़ उनके बीच में अगर डिस्कस हुई होगी, लेकिन इस तरह की खबरें हमारे पास भी आई हैं। मैं एक बात, इमरान याकूब साहब, आप चूंकि इस मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और आपके नोटिस में भी लाना, कौम के नोटिस में भी लाना चाहता हूँ। धांधली जब होती है वो एक हल्के के एक पोलिंग स्टेशन पर होती है, 2-3 पर होती है, 4-5 पर होती है, या उससे ज्यादा कमोबेश उस तरह हो जाती है, लेकिन पूरे इलेक्शन में हर हल्के में हर पोलिंग स्टेशन पर धांधली नहीं होती। आज के नताइज आप टीवी उठा के देख लें तो पीएमएलएन तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन पर आगे जा रही है। तो ये पब्लिक का एक ऑर्गेनिक वोट होता है, जिसका जो फिर खुद बोलता है कि मैं एक ऑर्गेनिक वोट हूं। तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब को तस्लीम कर लेना। इख्तियार वली खान साहब, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात फरमाई है। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर अभी पीएमएलएन लीड कर रही है, और क्या समझते हैं कि आइंदा असम्बली में मुहाजिर जो नशिस्तों का मामला है, इस पर कोई नई कानून साजी हो सकती है? देखिए, मुहाजिरिन की नशिस्तें आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, बिल्कुल, और इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो चुकी है। जिस तरह पाकिस्तान का आइन बनाते वक्त एक सिर हासिल गुफ्तगू हुई थी और लंबी डिबेट हुई थी, इसी तरह मुहाजिरिन की नशिस्तें भी उस वक्त ये तय कर लिया गया था कि जो लोग कुर्बानी देकर इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, तो और वो कश्मीर में नहीं, वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में रहते हैं, तो उनको मुहाजिरिन की नशिस्तें उनकी नुमाइंदगी के लिए होनी चाहिए। तो अब ये तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली का फैसला है, और जो कानून साज, आइन साज इदारा है उनका, वो मौजूद है, वहां से ये हुआ था। इस पे वहीं पर डिबेट हो सकती है, और अगर कोई चेंजेस आएंगे तो ये वहीं से आएंगे, इधर
बाहर से बैठकर कोई जैक शेक या कोई इस तरह कोई जो है ना कोई टूटे तीर वाले टूटे कमान वाले उठकर ये फरमाइशें अगर शुरू कर दें कि ये नशिस्तें ख़त्म कर दें, वो नशिस्तें ख़त्म कर दें, ये नहीं होगा। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा जी। अच्छा सर, ये फरमाइए सर, उसी पे चलेंगे। सर ये फरमाइएगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जो तकरीर है चंद रोज़ पहले की, उसके बाद काफ़ी मामला जो हैं वो सियासत में गर्म नज़र आते हैं। और ये भी इतलात हैं कि कल जो मीटिंग हुई है रायविंड में शरीफ फैमिली की, उसमें भी इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े एग्रेसिव मूड में थे। अंदर की कहानी क्या है सर, कुछ बताएं, वहाँ क्या हुआ सर? यार इमरान याकूब साहब, एक तो मैं वहाँ पर मीटिंग में मौजूद नहीं था, दूसरा मुस्लिम लीग नून में इस खबर को लेकर अभी तक मुझे कोई बेचैनी या कोई इस्तराब या कोई सरासीमगी मुझे नज़र नहीं आ रही। हर सू मुझे नॉर्मल रूटीन और तमानत नज़र आ रही है। और कुछ दोस्त उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल में उसका जायज़ा ले रहे हैं कि जो नकवी साहब ने बयान दिया है ये उनकी ज़ाती राय थी या कहीं से कोई फरमाइशी प्रोग्राम था या कहीं से जब वो मुलाकात करके आए थे वहाँ का उस मुलाकात का या उस बैठक का कोई असर तो नहीं था। सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। लेकिन सर ख्वाजा आसिफ साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, वो तो मोहसिन नकवी साहब को आरे हाथों ले रहे हैं सर। तो डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है वो तो उनको करनी तो नहीं चाहिए थी ना। बिल्कुल। मतलब आप वफाकी वजीर हैं, आप वफाकी वजीर दाखिला हैं और आप वजीर दाखिला जो होता है वो काबीना का सबसे अहम बंदा होता है। बिल्कुल। बहुत मोस्ट पावरफुल बंदा होता है। फौज, एफसी, पुलिस, रेंजर्स, ये सब कुछ आपके पास होता है। एफआईए आपके पास होती है, इवन और बहुत सारे इदारे आपके पास होते हैं। तो अगर आप इस तरह की बात करते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो व्हाट डज इट मीन? सिस्टम का तो आप हिस्सा है और सिस्टम का तो बड़ा मेन पुर्जा, जिसको मेन शाफ्ट कह सकते हैं, मेन एक्सल कह सकते हैं, गियर बॉक्स कह सकते हैं, वो तो आप खुद हैं। तो क्या अब इस तरह बयान आप देंगे तो फिर अपोजिशन तो आपसे मुतालिबा करेगी। आपको चाहिए था कि पहले आप ये बात वजीर आजम साहब के साथ करते, कोई ऐसी बात थी आप काबीना में करते। सूबे जो है ये स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं बन सकते, सूबे द वन स्ट्रोक ऑफ पेन नहीं बन सकते। इट्स अ लॉन्ग लेंथी डिबेट। इस पर काम वर्किंग प्लस सबसे बड़ी चीज जो है वो नेशनल कंसेंसस है। वो जब तक होंगे तो फिर बात आगे बढ़ती है, इस तरह होती नहीं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बात अगर कोई अच्छी भी की है तो उसका तरीका ठीक नहीं था, उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी, वरना अगर वो बात अच्छी भी कर रहे हो तो शायद ही अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल, वज़रा को कुछ मोहतात रहने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए जब वो एक निज़ाम का हिस्सा हो। बहुत शुक्रिया आपका, इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला एक दफ़ा फिर मनसूख कर दिया है। इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मशरक़ वस्ता के बाद दीगर ममालिक ने दरख्वास्त की थी कि ईरान पर हमला ना किया जाए, इस वजह से अमेरिका ने ईरान पर हमला जो है वो मनसूख किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ ये भी बात हो रही थी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मकासद थे, जो पिछले 7 महीने में उनको नहीं हासिल हो सके, वो आगे भी हासिल होते नज़र नहीं आ रहे। तो उनको अपनी शिकस्त का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है। शायद ये भी एक वजह बताई जा रही है कि वो मनसूख कर रहे हैं इस हमले को। लेकिन इस सारे मामले पर बात करते हैं। साजिद तारड़, सरबरा अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप तो वाशिंगटन में मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो यू टर्न सामने आ रहे हैं, कभी हमले की तैयारी करते हैं, फिर कहते हैं कि हमने हमला मनसूख करके सिफारती हल की तरफ जाना है। क्या लगता है आपको वाशिंगटन में हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए, बड़े अरसे के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी कैबिनेट को लेकर कैंप डेविड में गए। हालांकि इज नॉट ए कैंप डेविड पर्सन। तो उन्होंने इस अपने दौरे में वीकेंड पे जाके 2 चीजें की। एक तो उन्होंने गजा के बारे में जो पीस प्लान बनाया उसको बड़ा उन्होंने जो है बढ़ा चढ़ा के बताया कि दिस इज माय विक्ट्री, डिसआर्म हमास, जिस पे इजराइल खुश नहीं है उस चीज के। अभी तक उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, उस पर बात करते हैं बाद में। लेकिन दूसरी बात जो है, आज सबसे बड़ी सैटरडे नाइट, कल आज जो संडे है यहाँ पे,
तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कल कहा है कि मुझे ईरान ने कहा और मुझे जीसीसी कंट्रीज का प्रेशर, और उसके बाद एक मुल्क के बारे में उन्होंने इशारा दिया जो कि बाद में सऊदी अरेबिया ने, एसपीए सऊदी प्रेस एसोसिएशन ने एक्सेप्ट किया कि उनकी बात हुई है एमबीएस के साथ, प्रिंस एमबीएस के साथ, और उन्होंने कहा है कि आप हमला ना करें। उसके बाद दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। सेंटकॉम की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हमने ड्रोन्स और उनका मिसाइल सिस्टम नेटवर्क उनका मुकम्मल तबाह कर चुके हैं हम ईरान का। और उसके बाद इजराइल और अमेरिका इस वक्त ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉकडाउन करके बैठे थे, और ये इस वक्त इस दफा उनका ऑब्जेक्टिव था जिस पे उन्होंने हमला नहीं किया। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपने ट्वीट में भी अपना उन्होंने सोशल मीडिया पे भी कहा है कि ईरान मान चुका है कि हम हरमुज को अनकंडीशनली खोल देंगे। ये इस वक्त बात सामने आई है, लेकिन सीएनएन ने आज अभी रिपोर्ट किया है कि ईरान की तरफ से, ईरान के किसी स्टेट मीडिया की तरफ से इसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक कंफ्यूजन मौजूद है और उसमें अब देखें आने वाले। दूसरी तरफ से वाशिंगटन डीसी के अंदर ये भी चैटर चल रहे हैं, दो आर्मी जनरल, सेंटकॉम के जनरल कूपर, जिन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते की मैसिव कैंपेन की जाए बम्बारमेंट की, जिसको पीट हेक्सेट जो कि सेक्रेटरी वॉर हैं, उन्होंने कहा था कि वी आर रनिंग थिन। दूसरी एक बात सामने आई है कि यूरोपियन कमांड के इस वक्त जो जनरल एलेक्स हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम इजराइल को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, हमारी नेवी जो है उस एरिया के अंदर थिन है। तो ये 3-4 चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कंफ्यूजन मौजूद है। तो साहब ये 2-3 चीजें जो आपने बताई, इन पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले ये फरमाइएगा कि क्योंकि आप माशाल्लाह से बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, एमबीएस ने जो रातों रात हंगामी फ़ोन किया, तो खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने ये कहा कि जी ईरान ने 1000 से के करीब जो मिसाइल हैं वो टारगेट फिक्स किए हुए थे खलीजी ममालिक पे, और अगर अमेरिका हमला करता तो ईरान ने बड़ा भरपूर जवाब देना था। क्या वाकई आप समझते हैं कि इसी फ़ोन के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना इरादा तब्दील किया? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इमरान भाई, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो इसलिए क्योंकि ईरान ने भी एक लिस्ट जारी की थी अपने अहदाफ की। उन्होंने भी चीजें जो हैं वो कुवैत और जॉर्डन के अंदर उन्होंने भी जो चीज एक पूरी लिस्ट जारी की थी एब्सोल्युटली। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना से मुसलसल सप्लाई जा रही है। यहाँ ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि यूक्रेन ने अगले दिन जिस जहाज पे हमला किया था उसके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि वो रशिया से असला लेके ईरान जा रहा था। तो मेरे ख्याल में उनके पास सप्लाई मौजूद है। और दूसरा, सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद उनका इस वक्त कॉन्फिडेंस जो है आसमान को छू रहा है। पासदरान इनकलाब समझते हैं कि वी हैव वन द वॉर, और हम वी आर द न्यू शेरिफ इन टाउन। अगले फैसले जीसीसी एरिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर हम करेंगे मेरे ख्याल में। और वो काफी हद तक आप देखें कोई भी कंट्री इस वक्त उनसे सेफ नहीं रहा, बल्कि इजिप्ट तक वो हमले करने की सलाहियत रखते हैं। इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, और देखें सारे के सारा एक खित्ता जो है ऑलमोस्ट तीसरी आलमी जंग है। यूरोप अब यूक्रेन के जरिए वो भी आ रहा था। तो मेरे ख्याल में अच्छा सर, बहुत जो सब इसमें जो आपने जैसे जनरल एलेक्स का थोड़ा सा जिक्र किया, तो सर कुछ माहिरीन का तो ये कहना है कि ये खबरें आ रही हैं कि जनरल एलेक्स और उन समेत बहुत सारे जो टॉप लीडरशिप है फौज की, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमें अमेरिका और इसराइल का दिफा करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उनके पास मिसाइल और इस तरह से जंगी हथियार ही कम पड़ गए हैं। एब्सोल्युटली मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। एब्सोल्युट उनकी स्टेटमेंट आई थी कि हम अमेरिका को डिफेंड करें या फिर इजराइल को डिफेंड करें। अमेरिका को डिफेंड करने से उनकी मुराद अपने शिप्स को डिफेंड करना, अपनी आर्मी बेसिस के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना। और इस वक्त जनरल एलेक्स जो है वो उनकी बात किसी हद तक ठीक नजर आती है कि नेवी थिन है इस वक्त अगर देखा जाए, और मुसलसल ईरान की कैपेसिटी मिसाइल मारने की या उनके ड्रोन्स जो हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि अंडरग्राउंड उन्होंने जो चीजें बना रखी हैं अमेरिका के लिए सरप्राइज थी वो सारी इस वक्त। लेकिन अच्छा तारक साहब, यहाँ पे खास तौर पे जो मैं आपसे बात जानना चाहूँगा कि अमेरिका का हमेशा से जो प्लस पॉइंट रहा है
वो इसकी एयरफोर्स और नेवी समझी जाती थी। अमेरिका हमेशा इन पे बड़ा नाज करता था। तो क्या आप नहीं समझते कि चीन की मदद हो या रूस की मदद हो, ईरान ने जिस तरह से भी मिसाइल के साथ ये सारा काम किया है, तो अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी दोनों को उसने एक तरह से ठुस कर दिया। एब्सोल्युटली, मैं समझता हूं दर हकीकत दिस वाज अ सर्वाइवल। रशिया और चाइना दोनों सर्वाइवल मोड में थे। ईरान चाइना के लिए रेड लाइन है, उन्हें भी इस बात का पता है कि वेनेजुएला के तेल भी वहीं जा रहा था। ईरान का तेल भी अगर चोक कर दिया तो चाइना क्या करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट उनकी मिडिल क्लास बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। और दूसरा, ईरान के बाद देखें ताइवान लाइन पे था और कई चीजें सामने लाइन पे होनी थी। तो मेरे ख्याल में चाइना ने भी अपना भरपूर मसल फ्लेक्स किए हैं। आप मेरी नजर में अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी समझता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा चाइना का इतना कामयाब नहीं रहा, वहां जो वो लेना चाहते थे वो नहीं हासिल कर पाए। और मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो अब आज का जो फैसला है इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं, एग्जिट वहां से निकलना चाहते हैं और वांट टू मूव ऑन। और इसमें खासकर ये अर्ज करना चाहूंगा, आज उनका फैसला सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा बीबी नेतन्याहू के लिए। गजा पे भी वो डिसअपॉइंटेड है और आज जो हमला नहीं हुआ उस पर भी बीबी नेतन्याहू जो है वो आज भी मायूस होगा, क्योंकि इलेक्शन हारते नजर आ रहे हैं बीबी नेतन्याहू। और उनको हमेशा माजी में देखा गया है कि बीबी नेतन्याहू हमेशा इलेक्शन जीतते हैं जंग की बेस के ऊपर। साजिद तारक साहब, बिल्कुल ये फैक्ट्स बिल्कुल ठीक और दुरुस्त है जो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें या थोड़ा सा माजी का जायज़ा लें, जिस तरह से मुज़ाकरात हुए, फिर मुज़ाकरात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अचानक से ईरान पर हमला भी कर देते हैं, फिर बीच में थोड़ा सा गैप आता है और फिर मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से अमरीकी सदर ने पहले भी कई मुज़ाकरात को सबोटाज किया है और अमरीका की तरफ से ही हुए हैं जब भी हुए हैं। तो आपको नहीं लगता ये भी रिपोर्ट्स आती रही कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से टाइम बाय करते हैं ताकि जो हमले की ईरान पर हमले की तैयारी है उसको बेहतर तरीके से किया जा सके? तो आपको इस वक्त नहीं लगता कि ये जो अभी एक मुज़ाकराती अमल की तरफ दोबारा आए हैं तो इसमें भी हो सकता है कि टाइम बाय कर रहे हो सदर ट्रंप ताकि ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी जो की जा रही है उसमें थोड़ा वक्त मिल सके? मैं बिल्कुल आपकी बात से इस आइडिया को रद्द नहीं करूंगा। वॉशिंगटन डीसी में आज सबसे ज्यादा जो फिक्रमंद चीज ये थी कि जॉर्डन के अंदर यूएस एम्बेसी ने ट्रैवल एडवाइजरी दी थी कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकन निकल जाएं। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट के कई ममालिक जीसीसी कंट्रीज उन्होंने अपनी एयर स्पेस को बंद करना शुरू कर दिया था। बल्कि यहां तक लोग सोचते थे कि बड़े तूफान से पहले खामोशी, इतनी खामोशी, और फिर उसके बाद देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि लेकिन एक अर्ज करना चाहूंगा, जो कुछ भी है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में नजर आते हैं। अगर जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, चल रही है, जो भी कर रहा है, कतर कर रहा है, सऊदी अरेबिया कर रहा है, पाकिस्तान, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, 1 या 2 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी डिफरेंट और वेरी डिफिकल्ट। चलो सर, 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक जो आपने अभी बात की, तो मामला ये है कि अमेरिका ने अगरचे इस वक्त हमला रोक दिया है, लेकिन ईरान ने तो अपने सऊदी अरब से, पाकिस्तान से राब्ते तेज़ कर दिए और ये कहा जा रहा है कि कतर भी उसके साथ ऑन बोर्ड है। तो ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से अब ये कोशिश है कि चीज़ें हों, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप को करीब से जानने वाले हैं, जैसे आप भी उन्हें बहुत करीब से जानते हैं, उनका ये मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अगर मिड टर्म इलेक्शन हार भी जाएं तो इनकी इम्पीचमेंट नहीं हो सकती, वो प्रेसिडेंट रहेंगे। लिहाजा उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो जो सोच लें, जो फैसला कर लें, उससे पीछे नहीं हटते। लिहाजा वो ईरान के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी ज़ाती राय क्या है सर? देखिए, मैं पिछले हफ्ते जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की हैं इमरान भाई, वो ये उनका बोर्ड पीस को फिर एक्टिवेट करना, गजा के अंदर हमास को डिसआर्म करने के बारे में अगर देखा जाए, अगर सारी चीजें, और फिर उनका मैं 3 इलेक्शनों में उनके साथ कैंपेन में ऑफिशियल कैपेसिटी में रहा हूं, हमेशा एंटी वॉर रहे हैं, हमेशा पीस लविंग अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते थे। तो मैं जिस तरीके से मैंने पिछले हफ्ते उनकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आती देखी है, उसमें अगर देखा जाए तो ही इज विलिंग टू डील विद ईरान ऑन एनी टर्म्स एट द मोमेंट। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी विंडो है IRGC के लिए। और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, जो पहला 14 नकाती इस्लामाबाद अकॉर्ड था वो भी ईरान की तरफ टिल्टिंग था। देखें, ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम को अमेरिका डाइजेस्ट कर चुका था इजराइल की मर्जी के बगैर। मेरे ख्याल में एनफ इज एनफ।
IRGC को टेबल पे आके इस चीज को फिनिश करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी में बिग चेंज मूविंग टुवर्ड्स पीस। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं ये जो आपको चेंज नजर आ रहा है? ईरान तो कह रहा है कि आपने उर्मस हो या न्यूक्लियर पावर उनकी, वो इस पे ये दोनों उनकी रेड लाइन है। आप समझते हैं कि जिस तरह से आपने इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात की, वाकई तमाम एनालिस्ट इस पे मुत्तफिक हैं कि उसमें अमलन ईरान की जीत थी, तो आप समझते हैं कि अगर इस वक्त ईरान अच्छे पत्ते खेल जाए तो फिर एक दफ़ा मुज़ाकरात की टेबल पे भी बाजी जो है वो जीत सकता है? मेरे ख्याल में आई एम वेरी होपफुल। मैं बिल्कुल इस पे एग्री करूंगा इमरान भाई आपसे कि मेरे ख्याल में ईरान जो है अब पिछले 24 घंटे की बात देखें, एक दोनों तरफ से कोई हमला नहीं हुआ है बिल्कुल पिछले 24 घंटे। तो मेरे ख्याल में ईरान इज थिंकिंग सीरियसली एज वेल कि नुकसान इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो अमेरिका सोल सुपर पावर है, 712 आर्मी बेसिस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अगर कोई मैसिव अटैक करते हैं तो उसमें नुकसान GCC कंट्रीज का तो होगा अल्टीमेटली, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का होगा, और फिर उन्हें कई साल लगेंगे अपना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और फिर दोबारा तरक्की में आने के लिए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त उनको चाहिए, अगर मेरे ख्याल में, तो सैंक्शंस कम कराएं। साहब, अभी ईरान की जानिब से तो कोई बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात के हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, जिस तरह से मार्को रूबियो ने भी कहा कि इस बार ईरान मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा तैयार है, लेकिन उधर से तो कोई अभी बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी नहीं की गई, क्योंकि जाहिर है ईरान का तो हमेशा से एक ही पॉइंट था कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। अमेरिका से जब भी मुज़ाकरात पर बात करते हैं एतमाद का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो क्या लगता है ईरान इस बार टेबल पर आएगा? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान के अंदर भी इस वक्त क़यादत का फुकदान है, लीडरशिप का फुकदान है, सियासी और अस्करी फासले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद। बल्कि यहां तक सोचा जा रहा था शायद पासदारान कू करके सियासी क़यादत को बिल्कुल खत्म कर दें। फिर आपको मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा, सदर पशकियान जब उन्होंने डेड बॉडी को सहारा दिया, कंधा दिया, तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, इराकची साहब के ऊपर पथराव किया गया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त वहां पे क़यादत का भी फुकदान है और क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत ज्यादा खिंचाव मौजूद है। इराकची और पशकियान साहब इज वीकर, और इस वक्त मेरे ख्याल में IRGC इज इन कंट्रोल। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल बेहतरी इसी चीज में है कि किसी बड़े तसादम को अवॉइड किया जाए, और पाकिस्तान इज प्लेइंग अ की रोल। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक दफा फिर सुरखरू होगा। इस वक्त आज भी मैं समझता हूं बैकडोर डिप्लोमेसी इज गोइंग थ्रू पाकिस्तान। अच्छा जो साहब, ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मुलाकात की है नेतन्याहू ने, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है? क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन मीडियाज़ में ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू ने एक बड़ा प्लान पेश किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। वो प्लान क्या है? देखिए, दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो इस दफा 7वां दौरा था बीबी नेतन्याहू का, और उसके बाद वो जब वहां से चले तो किसी जर्नलिस्ट को साथ लेकर नहीं आए। फिर उसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए तो इजराइल का डिफेंस एग्रीमेंट रिन्यू करने वाला था, उसको डिस्कस किया होगा, और दूसरा ईरान ऑफ कोर्स और गल्फ और सारा उस सिंध खित्ते को, बिलखसूस लबनान और गाजा को डिस्कस किया होगा डेफिनेटली। ये मेरी अपनी स्पेकुलेशन है, और लाजमी इसमें नजर भी आ रहा है कि इनको ऑन बोर्ड लिया होगा गाजा, लेबनान। और इसमें दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा कि लोग इस वक्त जो देख रहे हैं कि हमास और हिजबुल्ला अगर डिसआर्म होते हैं, अमेरिका के साथ काम करते हैं, तो दर हकीकत ये ईरान की डिफीट है, क्योंकि ये प्रॉक्सी तो ईरान की है। दूसरी तरफ इसमें से नुकसान अगर देखा जाए तो बीबी नेतन्याहू का भी है, क्योंकि सियासी तौर पर वो कमजोर होंगे, क्योंकि बिजनेस इज अनफिनिश्ड। लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने इसमें समझदारी का सबूत दिया है, क्योंकि अमेरिका के अंदर एंटी इजराइल जो सेंटिमेंट है वो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बल्कि कांग्रेस के अंदर से सपोर्ट जो है वो कम हो चुकी है। ममदानी साहब देखें कि न्यूयॉर्क में 30% जूइश वोट लेकर मेयर इंतखाब हुआ उनका। तो आपने देखा होगा कि इस दौरे से पहले जेडी वैंस साहब ने एक 3 घंटे का इंटरव्यू दे के इजराइल की धज्जियां उड़ा दी थी कि किस तरीके से इजराइल जो है वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम को अब्यूज करता है, पॉलिटिकल पावर को बाय करता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है वो भी बड़ा मोहतात खेल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट इज अगेंस्ट इजराइल। लेकिन चोई साहब, इस सारे मामले में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी और उनके किरदार को किस तरह से देखते हैं? देखें, ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने जो ईरान के ऊपर अटैक किया है, अल्टीमेटली उन्होंने ही वांटेड टू प्लीज प्रेसिडेंट ट्रंप, और दूसरा उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से यूरोप को घसीट के
इस जंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। और दूसरा, इस वक्त वो आके असला मांग रहे हैं, पैट्रियट मिसाइल जो है वो मांग रहे हैं अमेरिका से, लेकिन अमेरिका लर्न कर चुका है कि वो यहां से असला लेकर जाके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को बेचते हैं और दूसरे ममालिक को बेचते हैं। अमेरिकन एजेंसीज को, अमेरिकन लोगों को पता है कि यूक्रेन की जंग अमेरिकन जंग नहीं है, यूरोप की जंग है, लेकिन ब्लीड अमेरिका होगा। बिल्कुल ठीक है। अब वक्ती तौर पर सदर ट्रंप की जानिब से जंग तो मनसूख कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे नए सूबों की बहस के बाद हुकूमती हलकों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा एक नई बहस छिड़ गई है और मोहसिन नफ़ी साहब पर भी एक हद तक तनकीद की जा रही है। नए सूबों के हवाले से कुछ अहम मीटिंग्स भी हो रही हैं। इस सारे मामले को इमरान साहब आपसे डिस्कस करते हैं। क्या लगता है आपको कि जाती मुना में भी हमने देखा कि नून लीग के बड़ों की बैठक हुई है और कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं। इसका अहवाल बताएँ कि क्या मुलाकात में तय पाया ये जो अहम बैठक हुई है नून लीग के बड़ों की? देखिए, बात सीधी सी है। हमने कल के प्रोग्राम में भी थोड़ी सी इस पे बात की थी जी। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है उस पर जब बात हुई तो क्योंकि इस मीटिंग में मियाँ नवाज शरीफ साहब भी थे, बल्कि उनकी सरबराही में ये मीटिंग हुई। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ थे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब थे और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा थे। ये सब लोग थे, यानी शरीफ फैमिली पूरी जो है वो उस पर बैठे थे। और इसमें इसहाक डार साहब जो हैं वो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो इत्तेहाद है उसमें एक कलीदी किरदार इसहाक डार साहब का भी है, क्योंकि इसहाक डार मुस्लिम लीग नून की एक ऐसी आवाज़ है जो इस इत्तेहाद के बहुत हमायती हैं। तो अब मामला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में ये इतलात आ रही हैं कि वो इस सारी सूरत हाल में अब ये फैसला कर चुके हैं कि दोबारा मज़ामत जो है उसकी सियासत की जाए। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, सीनियर एंकर पर्सन और साफ़ी हैं तल्लत हुसैन साहब, उन्होंने भी जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक भी वो तो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने उस मीटिंग में, उस बैठक में ये फैसला किया है कि अब मामला इस तरह से नहीं होगा। अगर अब भी हम खामोश रहे तो फिर वक्त हाथ से निकल जाएगा, लिहाजा इस वक्त ज़रूरी है कि किया जाए। हमारे वाकफान हाल का ये कहना है कि इसहाक डार साहब को मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा है कि आप पीपल्स पार्टी से भी रब्ता करें और उनको भी बताएं कि हम इस मामले में आपके साथ हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है अगर आप देखें वो ये नहीं चाहती कि सिर्फ वो इस वक्त ये जाहिर करे कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अगर आप सियासत को देखें तो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के सामने जो है ना कभी भी उस तरह से तसादम वाली सियासत नहीं करते। बिल्कुल। और ये लेकिन इमरान साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि लेकिन अब जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की एंट्री हुई है और बड़े एक्टिवली वो नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको जिस तरह से बातें हो रही थी कि हुकूमती बसात जो है वो बिल्कुल उलट गई है और उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, तो क्या लगता है ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का एकदम से किरदार उभर कर सामने आया है, तो आपको भी लगता है कि वाकई अब दिन कम रह गए? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का कौन सा किरदार उभर कर सामने आया और वो कौन इतने एक्टिवली पहले बहुत एक्टिव नहीं जिस तरह से नवाज शरीफ एक मीटिंग उन्होंने की है यार। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आप नहीं देख रहे तकरीरें कर रहे थे किस तरह से कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं और ये सारी चीज़ें। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इलेक्शन वो तो गिलगित बल्तिस्तान भी गए, वही तो मैं बता रही हूँ कि इलेक्शन कौन सा इलेक्शन है जिसमें मियाँ नवाज शरीफ नहीं गए। लेकिन आप देखें कि उन्होंने जमहूरी निज़ाम पर भी बहुत बात की है कि जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, तो अब मुख्तलिफ तरह से इशारों से वो कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं कब उन्होंने ये बात नहीं की। मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स आती है, लेकिन जो अभी इमरान साहब जो अभी हाल अहवाल चल रहा है जो आप पूछना चाह रही हैं मैं आपको बताता हूँ। अब मामला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन हो या इस तरह के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जब भी हों, वो गिलगित बल्तिस्तान के हों, जहाँ भी वो जाते हैं उन्होंने बतौर पार्टी सरबराह जाना है। अब मामला ये है कि ये जो बातें ना कि हुकूमत जा रही है, अभी चली, अभी गई कि अभी गई, ऐसी नहीं है बात। ये कोई फोटो कॉपी नहीं है कि आपने नए सूबों की बात की, इधर से कागज डाला और उधर से कागज निकल गया और छोटे सूबे बन गए। इस्टेब्लिशमेंट भी कभी भी ये मामला अफोर्ड नहीं करती। अब सीनियर हमारे दोस्त हैं, एंकर हैं मंसूर अली खान साहब, उन्होंने भी कहा है कि जी उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट की एक बड़े से मुलाकात हुई है और 6 महीने का वो टाइम दे रहे हैं जी। बिल्कुल मंसूर अली खान साहब को उन्होंने कहा होगा, लेकिन मेरी ज़ाती राय है
कि 6 महीने में भी ये हो जाना 6 महीने में इतना आसान नहीं है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट में ये तो नहीं करना कि हाँ ये तो 6 मिनट में हो सकता है कि अगर कोई फैसला कर ले और मार्शल लग जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरा निज़ाम बदलने जा रहे हैं और वो आप उसमें फिक्स कर लें कि इस तरह से इतनी जल्दी हो जाएगा। मुझे बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये लगता है कि जरूर ये फैसला कर लिया गया है कि छोटे सूबे बनने चाहिए और बनने भी चाहिए। पीटीआई से भी राब्ते किए जा रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होगा कि ऐसे हो गया, इस पे बाकायदा वक्त होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे फौरी तौर पे ये हुकूमत जाती हुई नजर नहीं आती। मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और मैं तो अगर आपसे ये कहूँ कि मेरी इतलात के मुताबिक तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं हमारे दोस्त वजीर दाखिला, जब उन्होंने उनकी जिस तकरीर से ये सारा शोर जो हुआ है, तो उससे पहले आपको याद होगा उनकी मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब से 2 मुलाकातें हुई। जी बिल्कुल। हमारी इतलात के मुताबिक तो उन मुलाकातों में भी उन्होंने ये सारा जिक्र किया है, उनसे उन्होंने ये बातें इनके सामने भी की हैं। लिहाजा ये अब ये आप कह सकती हैं कि ये गुफ्तगू शुरू हो गई है। अब इस पे कितना वक्त लगेगा, क्या होगा, और फिर मैं कहूँगा जो मैंने कल बात की थी कि पहले टेस्टर भी छोड़े जाते हैं, टेस्टर लगाए जाते हैं, टेम्परेचर चेक किया जाता है कि ये काम करना है या नहीं करना। छोटे सूबों पर पीटीआई से राब्ते की जो खबरें आ रही हैं उस पर बताएं कुछ, कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ज़रूर होना चाहिए राब्ता, क्योंकि अगर एक सियासी जमात और मकबूल सियासी जमात है, आप उसको पूरे सिस्टम से कैसे बाहर रख सकते हैं? आपको कोई भी फैसला करते वक्त उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। अच्छा इमरान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट आई है उस पर आप क्या कहेंगे? मोहसिन नकवी के हवाले से भी उन्होंने बात की है, और जाहिर है मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि निज़ाम कोलैप्स कर गया, हालांकि वो खुद भी इस निज़ाम का हिस्सा है, शायद अपनी कारकर्दगी से भी वो उतने मुत्तफिक नहीं होंगे। इस पर ज़रा अपनी राय ज़रूर दें कि इस स्टेटमेंट पर जो ख्वाजा आसिफ साहब की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, वो आपको पता ही है कि जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं वो उनके मुंह से इस तरह की बात कोई नई बात नहीं है। और दूसरा एक चीज़ को समझे, मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे दोस्त हैं जो सीनियर लोग हैं, वो मोहसिन नकवी को दिल से बर्दाश्त नहीं करते। उनका ख्याल है कि मोहसिन नकवी पैरा ट्रूप हैं, वो ऊपर से आए और फिर आके उन्होंने वो वज़ीर दाखिला भी बन गए, पहले वो निगरान वज़ीर आला पंजाब भी बन गए, और फिर शायद वज़ीर आज़म के भी वो उम्मीदवार बन गए, तो वो कैसे बर्दाश्त करें? मामला ये नहीं है, मामला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है, ये सियासी इख्तलाफात जहाँ वो तो नेचुरल है। इमरान साहब अच्छा ये बताएं कि उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि पार्लियामेंट जैसा फोरम इस्तेमाल करना चाहिए अगर कोई तब्दीली करनी भी है तो। अब इस पर भी आप समझते हैं कि पार्लियामेंट एक फोरम हमारे पास है और अगर कोई भी फैसला करना है तो पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए? मैं समझता हूँ होना ही पार्लियामेंट के जरिए चाहिए। पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करके वहाँ पे इत्तफाक़ राय पैदा करके फिर फैसले करने चाहिए। ये ड्राइंग रूमों में फैसले नहीं होने चाहिए। पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं, वहाँ पे इस पे बहस हो, वहाँ पे इस पे मुज़ाकरात हो, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, तमाम दीगर जमातें उन इस प्रोसेस में शामिल हों। एक दिन लगे या एक साल लगे, जो सारी चीज़ें आपस में तय करके इत्तफाक़ राय से फैसला किया। ठीक। अच्छा इमरान साहब, जिस तरह से ज़ाहिर है जो सूबों में हालात हैं और जो इंतज़ामी लेवल पर जो सारे मसाइल हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी कही जाती है कि ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत कसूर है। जो सियासत ज़दा हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इसका आप कितना किरदार समझते हैं कि इंतज़ामी ढांचे में जो मसाइल हैं ये भी उतने ही कसूरवार है? अगर आप सच्ची बात सुने तो मैं तो अपने दिल से ये समझता हूँ कि सियासतदानों से ज़्यादा कसूरवार ब्यूरोक्रेसी है। ये बाबू ऐसे कमाल के लोग हैं कि ये सियासतदानों को अपने इशारों पे नचाते हैं। अच्छा। वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, मुझे आप बता दें कि जो भी चलें अभी देख लें पंजाब में जो सेक्रेटरी साहिबान हैं PTI की हुकूमत में वो कहाँ थे, वफाक में जो हैं PTI की हुकूमत में वो कहाँ थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कहाँ थे, जो आज सिंध में सेक्रेटरी लगे हुए हैं पहले पंजाब में वो क्या लगे हुए थे। फिर बात ये हर ब्यूरोक्रेट को ये पता है, ग्रेड 20 के ब्यूरोक्रेट को, कि मैंने सेक्रेटरी लगना है, मैं सिंध में लगूं, बलोचिस्तान में लगूं, पंजाब में लगूं, बल्कि वहाँ तो उन्होंने 19 में भी सेक्रेटरी लग जाना, खैर अब तो पंजाब में भी लग जाती है। मामला ये है कि ये ब्यूरोक्रेट जो हैं
मैं इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि तमाम ब्यूरोक्रेट, बहुत अच्छे, बहुत मुहिब्बे वतन और बहुत मुखलिस ईमानदार ब्यूरोक्रेट भी मौजूद हैं, अपराइट ब्यूरोक्रेट भी मौजूद हैं, इसीलिए ये सिस्टम अभी चल रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम में खराबियां हैं, इसकी बुनियादी वजह भी वो करप्ट, वो नाअहल, वो नालायक ब्यूरोक्रेट हैं जो इन चीज़ों को ख़राब करते हैं और इस सिस्टम को चलने नहीं देते। वो सियासतदानों के कांधों पे रख के फैसले अपनी मर्जी के करते हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार हमेशा सियासतदान। बिल्कुल, सिस्टम में जो मसाइल हैं ज़ाहिर है उनको अगर बेहतर तरीके से तमाम तर जो मुश्किलात हैं या चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और तरीके से अगर काम को लेकर आगे चला जाए तो शायद निज़ाम में कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।